Hello dear students, myself Rajesh Kumar, and today we will cover the last topic of the chapter agriculture, and chapter name is agriculture. Chapter number is chapter number 4, class 10th geography. And in the last 4 or 5 videos we have completed the rest of the topics of this chapter, and today we will start the last topic, that is the impact of globalization on Indian agriculture. So dear student, first of all discuss or understand what is the globalization, what does the term globalization stands for. So globalization, the simple definition of the globalization means interconnection of countries, interconnection of economies. Simple we can write interconnection of economies of the वर्ल्ड. जितना भी हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, इसकी सारे कंट्री की जब इकोनॉमी एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, इंटरकनेक्ट हो रही हैं, सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विद वन अनदर. अब ये इंटरकनेक्ट कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड. एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रेड कर रहे हैं. और ट्रेड में हमारे मेनली 2 पार्ट आते हैं. एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को, एंड सेकंड वन इंपोर्ट कर रहे हैं. क्लियर? जिसमें टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ऑयल का, पेट्रोलियम का, फूड ग्रेन्स का, पल्सेस का. क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कॉटन गुड्स, जूट गुड्स वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर country. So that is called as the globalization. Clear? And one feature of our economy, that is the Indian economy, that Indian economy is called as a mixed economy. Mixed economy means it is totally connected with other countries of the world. अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के साथ टोटली कनेक्टेड है. और हमारी इकॉनमी जो है दैट इज़ द एग्रीकल्चरल इकॉनमी भी है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी दैट इज़ इंडस्ट्री इकॉनमी, एंड इज़ द सर्विस सेक्टर इकॉनमी. तीनों ही है. क्लियर? सो इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद वन एंड अनदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन. एंड ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ इकॉनमीज विद वन अनदर. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जैसे दुनिया की इकॉनमीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रही हैं, तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. तो देखिए कई तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट को. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होंगे? जब टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो इससे क्या हो जाएगी? HYV सीड्स जो है फार्मर्स को मिलेंगे. सो न्यू HYV सीड्स होंगे, फर्टिलाइज़र हो जाएंगे, good qualities of fertilizer. Clear? Then insecticide, pesticides, then irrigation tools हो जाएंगे, good quality of irrigation tools. मशीनरीज हो जाएगी. क्लियर? मशीनरी. देन उसके बाद देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द क्रॉप प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज. क्या हो जाएगी? क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. जब जैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, फार्मर्स की जो इनकम है तो वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज़ होगी ना. तो फार्मर की लाइफ क्या हो जाएगी? प्रॉस्पर्स. तो फार्मर्स लाइफ बिकम प्रॉस्पर्स. क्लियर? प्रॉस्पर्स. ओके. सो फार्मर की लाइफ प्रॉस्पर्स होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा. तो लिविंग स्टैंडर्ड विल बी राइज. ओके. लिविंग स्टैंडर्ड राइज हो जाएगा. देन रिड्यूस इन पॉवर्टी. पॉवर्टी का क्या हो जाएगी? रिड्यूस इन पॉवर्टी. जैसे ही पॉवर्टी हो जाएगी, देन उसके बाद अब फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिव, तो कंट्री की इकॉनमी क्या हो जाएगी? जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? जीडीपी इंक्रीज हुई. ओके. जीडीपी इंक्रीज हो गई तो कंट्री की क्या स्टार्ट हो गई? कंट्री में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई. सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट. अंडरस्टैंड पॉइंट? So move toward the impact of globalization on Indian agriculture. So globalization is not a new phenomena. It is till started during the barter system. barter system में क्या था? exchange था goods का from one place to another place. Clear? So it is lifelong process and it is not a new phenomena. It was there at the time of colonization. During the Britisher period, this process has been started. And what happened at that time, that different types of European peoples came to India, and they forced the Indian people to raise the spices and different types of other crops. So all over India these crops has been grown, and
today India become the largest exporter of the spices in the world. Same process that has been happened, and during the British period, the cotton belts that is in the Gujarat Maharashtra region has been flourished, and Britisher people that exported the clear that exported that as a raw material of that is the Indian cotton to their textile industry, and the demand of the Indian cotton that has been increased all over the world. So that is again during the cotton textile industries. And same case in the Bihar region, that one place that is the Champaran, and all of you know about the Champaran movement that has been happened in 1917 led by Gandhi ji. So in the Champaran that is in the Bihar in 1917, the people were totally forced to grow the indigo. Because, and why the people has been forced? Because the Britisher need that indigo plantation as the raw material for their cotton textile industry in the England. So the people, they were forced, and they grow these crops that is the indigo. So that is again the demand of the Indian that export has been increased with regard to the food grains and the other types of the crops. Clear? Under the globalization impact, particularly after 1990, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हुए, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द 1990. सो द फार्मर ऑफ इंडियन that has been exposed to new challenges, and despite being an important producer of rice, cotton, tea, rubber, the one important that is the negative point, that our agricultural products are not able to compete with the other goods of the डेवलप्ड कंट्री. मतलब हमारे जो कंट्री के जितने भी क्या थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उन वो compete नहीं कर पाए किसके प्रोडक्ट्स को? डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को. क्यों? क्योंकि हमारी उस टाइम हमारी कंट्री में क्या थी, एग्रीकल्चर जो थी वो सब्सिडाइज्ड रेट पे नहीं थी. क्लियर? दैट्स वाई. ओके. उसके बाद but today the Indian agriculture has been improved itself with the help of the government policies, with the help of the globalization, and with the help of the willpower of our farmers. So to make our agriculture successful and profitable, proper thrust or proper measure should be taken in the agriculture fields, in the agricultural by the farmers. So for that, to meet that all the problems, the one important point that comes under the green revolution. So green revolution gives us high production with regard to the food grains, and we have exported that food grain to other countries. That is a positive sign in our economy, and that is a good impact of the globalization. But this, due to the green revolution, some negative point has been occurred, and one out of that negative point, that is the due to the excessive use of the chemicals, fertilizer, and the water intensive crops. So what happened? The land degradation has been started, and due to the land degradation, why the land degradation has been started, we have already discussed the point. So out of that, overuse of chemical, and due to that drying aquifer, मतलब जितने भी हमारा ground water है, that is going down. Why? Because of the intensive water intensive crops, it require high amount of water. So these crops, with the help of the water intensive crops, and we require high demand of the water. So what happened? The people are doing the excessive use of irrigation, and due to that dying aquifer and vanishing the biodiversity. And why the biodiversity has been vanishing? Because of overuse of chemicals and deforestation. Clear? Why people are cutting the forest to for growing more and more crops, making the agriculture fields. That's why vanishing the biodiversity. And the key word for today, आज के लिए एक की वर्ड है, दैट इज जीन रेवोल्यूशन. एंड व्हाट इज द जीन रेवोल्यूशन? विच इंक्लूड्स जेनेटिक engineering. And what is the genetic engineering? Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid variety of seeds. मतलब genetic engineering में to inventing the HYV seeds, hybrid variety of seeds. Okay. Then one important point, to conserve land degradation and maintaining the good quality of seeds, that is organic farming. Organic farming is again the demand of the today. So that is the under the organic farming, using the manure, use of less fertilizer, less insecticides. Clear?
fertilizer, insecticides, and water intensive, that crops which needs high amount of the water, that crops should be avoided. On that place all those crops has been grown which require low amount of water. Clear? And which are the crops will be grown? That is like the fruits, medicinal plants, herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like जेट्रोफा एंड जोजोबा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बायोडीजल क्रॉप्स के लिए दो प्लांट हैं, जेट्रोफा एंड जोजोबा, एंड that needs less irrigation than rice and sugarcane. And the all over the world the demand of these crops, these plants is very high, and they have the high price. The farmer will gain more profit than the other types of the food, sugarcane, wheat and maize crops. Okay, so this is the impact of globalization on Indian agriculture. Now we will discuss the negative point. अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ? ओवर यूज़ होने लगा किसका? फर्टिलाइज़र का. ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड. एक ही पॉइंट के अंदर हमने कवर कर लिया पेस्टिसाइड. देन इससे क्या हुआ? द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज लैंड डिग्रेडेशन. क्लियर? लैंड डिग्रेडेशन के बाद क्या हुआ? जैसे एक्सेसिव इरिगेशन हो गई. ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन. अच्छा, एक्सेसिव इरिगेशन हुई तो क्या हुआ? जो ग्राउंड इक्विफर था. क्लियर? तो ड्राइंग ऑफ DRYING, ड्राइंग ऑफ एक्विफर्स और ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर कर लो यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. क्लियर? तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया. जब ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन हुआ. और डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या हुआ? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्लियर? बायोडाइवर्सिटी के बाद उसके बाद क्या हुआ? सॉइल इरोजन. ठीक है, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गया. सॉइल इरोजन के बाद अगेन लैंड डिग्रेडेशन हो गई. ठीक है, तो ये ऑल दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, and some of the important positive points are there. So this is the whole discussion regarding this chapter. One by one we have completed all the topics related to Kharif season, Rabi season, cropping pattern, intensive subsistence farming, shifting agriculture, rice, all the crops we have discussed properly. Clear? So this is whole about this chapter, and the next video will be related to the summary of this chapter. Thank you.